हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कौर मिश्रा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का हम लोग चैप्टर नंबर जो 3 है हिस्ट्री का, उसको क्या करेंगे लोग, कवर करेंगे लोग भारत में हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद। तो ये आप जो ये वीडियो होने वाला है ये केवल 10वीं के लिए ही नहीं है, बल्कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, जो बिहार पुलिस का भी जो पेपर चल रहा है उनमें भी से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़े होंगे बिहार पुलिस का, तो बोल दिया है कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किससे रहेगा, तो क्लास 9th 10th का ही लेवल का क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छा से नोट्स बनाकर उसको याद भी कर सकते हैं। तो आइए थोड़े से इसके बारे में देखते हैं लोग। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध देखने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप जानते हैं लोग कि भारत में ब्रिटिश 1608 में आ गए थे। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आइए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश के अधीन भारत आ गया था। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का जंग हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश का आगमन हुआ था 1608 में। ठीक है, उसके बाद 1947 में जानते हैं लोग क्या हुआ था। तो चलिए आते हैं लोग, अब यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग अगर बोला जाए या शुरुआत बोला जाए तो प्रथम युद्ध से बाद ही यहाँ पर क्या हुआ था, तो उथल पुथल मचने लगा था। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत थोड़ा देखते हैं लोग। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच हुआ था। और जानते हैं लोग, इस युद्ध में 37 जो देश थे ये भाग लिए थे। ठीक है, 37 क्या लिए थे लोग, भाग लिए थे। अब पूरा जो देश था 2 भाग में बट गया था, पूरा देश 2 भाग में। तो एगो तब बट गया था क्या, तो मित्र राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में बट गया था। और दूसरा बन गया था केंद्रीय बोलिए चाहे धुरी बोलिए, धुरी राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र बोलिए चाहे केंद्रीय राष्ट्र बोलिए, इनमें बट गया था लोग। ठीक है, पूरा। अब इसमें थे, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी। जीत में क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये क्या कहा जाता, जापान था, फ्रांस था, ठीक है, अमेरिका था, ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश जानते ही हैं उस समय हम लोग क्या थे, ब्रिटिश का तो खुद ही हम लोग गुलाम थे लोग। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र जीत गए थे। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्रों में आपका ये इटली चले जाएंगे जहाँ की हमारी सोनिया गांधी है। ठीक है, समझ गए। अब आइए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं लोग। ये प्रथम विश्व युद्ध आप लोग देख लीजिएगा, आगे चलिए। अब देखिए, प्रथम युद्ध से हुआ क्या हमारे देश में, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पहले से अगर देखा जाए तो अंग्रेज होते थे, पहले से कोई खराब नहीं काम करते थे लोग। ठीक है, लेकिन प्रथम युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा काम हो गया, नए, ठीक है, नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खड़ा कर दी गई। जैसे में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश शासन क्या करने लगा था, तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी, खाने पीने की चीज़ों का दाम दुगना कर देना, खाने पीने का दामों को भी क्या किया था लोग, ये लोग दुगना कर दिया था। आगे देखा जाए पॉइंट में, तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया था। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती गर्दन में हाथ पकड़ के चल सिपाही पे चल, झगड़ा करने के लिए चल। ऊपर से एक और चीज़ देखा जाए तो चंपारण में नील की खेती, जिसे 1.5 कठिया कहा जाता था, नील की खेती स्टार्ट हो गई थी। ऊपर से फसल खराब हो गया था। उसके बाद और आइए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और क्या क्या, तो इन्फ्लुएंजा के वजह से कई सारे लोग मारे गए थे और कई सारे जगहों पर अकाल पड़ गया, मतलब अकाल पड़ जाना या पड़ गया था, इतना सारा चीज़। और इतना सारा चीज़ में भी यहाँ तक कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनको कहीं से भी भारत के लोगों को मतलब शांति नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, उन पर ज़बरदस्ती हर एक काम में, ऊपर वाला ही जितना है ना, इन सब पे खूब सारा टैक्स लगाया जाता था, ज़बरदस्ती जो मन में आता था करता था लोग। अब देखिए, अब आइए 1918 से लेकर 1920-21 के दौरान भारत में कई हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। लोगों को लगता था ना, अब देखिए जब फसल खराब हो गया था, और जानते ही हैं लोग, जब
युद्ध हुआ था तो लोगों को लगता था कि युद्ध समाप्त होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को उतना परेशानी था ही, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्साए थे। अब इसी बीच महात्मा गांधी, अब यहाँ पे देखा जाए ना तो इसी बीच महात्मा गांधी, मतलब ये सब हो रहा था, उनको पता था ये सब कि मतलब भारत में ये सब चीज़ चल रहा है। तो इसी बीच महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 की सुबह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और पत्नी कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की। ठीक है, अगर बाबू अगर ये देखा जाए तो है महात्मा गांधी पहले ये कहाँ रहते थे, तो महात्मा गांधी हमारे जो है 1915 में जो आए थे, तो इससे पहले ये गए थे बाबू साउथ अफ्रीका में रहते थे। आई थिंक हम आगे लिखवाए ही हैं, नहीं लिखवाएं। तो आइए हम यहाँ पे दो चीज़ जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि महात्मा गांधी ना, देखिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका हम लिख देते हैं, अठारह 1893 में गए थे। 1893 में क्या गए थे। अब याद रखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये 1893 में जब गए थे ना, तो ये मात्र इनका उम्र कितना था बाबू, तो ये 21 साल के थे। ठीक है, ये क्या थे, आई मीन 21 साल के नहीं, 21 साल तो रहे थे वहाँ पे, ये 24 साल के थे। ठीक है, और ये आए कब, तो 9 जनवरी 1915 की सुबह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए बाबू, तो जब ये वहाँ से आए थे ना, तो ऐसे नहीं आए थे, इनको बुलाया गया था। ठीक है, तो इनको पहले जो बुलाया गया था दक्षिणी अफ्रीका में जो बुलाया था ना, तो उनका नाम था दादा, लिख दूँ, दादा अब्दुल झावेरी ने, दादा अब्दुल्ला झावरी। हम बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कृपया करके लिख लीजिएगा लोग। साउथ अफ्रीका में कौन बुलाया था बाबू, तो दादा अब्दुल्ला झावरी ने महात्मा गांधी को बुलाया था जब ये 24 साल के थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ऐसा काम किया, मतलब गांधी जी साउथ अफ्रीका में वो सोवियत जो ना काले गोरों का जो बीच का आंदोलन था उसमें भी भाग लिए, और वहाँ पे सत्याग्रह किए और काले गोरों के बीच में क्या किए, ये भेदभाव हटाए भी। ठीक है, अब वो सफल सत्याग्रह भी था। 1893 में जब गए थे तो उनका 24 साल का उम्र था। किनको बुलाने पे गए थे भी देख लिए थे लोग। अब देखिए जब वहाँ से यहाँ पर आए ना बाबू, यहाँ पर आए तो उनका उम्र 45 का हो गया था। ठीक है, आइए यहाँ पर किसके बुलाने पे आए, तो यहाँ पर आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ये आए थे। याद रखिएगा लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे ये क्या किए थे बाबू, तो ये वापस आए थे। ठीक है, अब चलिए, तो इतना समझ गए लोग, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं लोग। देखिए साउथ अफ्रीका ना, ये तो महात्मा गांधी मतलब जो ये सब चल रहा था तो वापस रिटर्न आए, तो किन के कहने पे आया था, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे क्या थे, ये भारत में वापस आए थे। तो कब, तो 9 जनवरी 1915 में भारतीय वापस किए। ठीक है, अपने स्वदेश आए, और इनके आने में बहुत सारे सैकड़ों लोग मतलब भाई क्या अपोलो बंदरगाह पे खुशी मनाई इनके आने पे। नेक्स्ट ऊपर चलते हैं लोग। अब देखिए हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी याद रहेगा, ऊपर जैसे हम बताए थे आप लोग को कि गांधी जी के आने के खुशी में सैकड़ों लोग उनमें मतलब खुशी में, उनके आने के खुशी में क्या किए थे लोग, खुशी मनाने के दौरान उनको 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा सा इधर देखा जाए तो आप लोग जानते ही हैं लोग, वैसे मैं लिख दिया हूँ। जन्म तिथि गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। बच्चे हरिलाल, मोहनलाल, देवदास, मणिलाल, रामदास इत्यादि नाम था। पत्नी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी थी। विवाह हुआ, ठीक है। आइए, माता
माता या पिता करमचंद गांधी, पुतली बाई। पोते या नाती गोपाल कृष्ण गांधी, आचरण मणिलाल गांधी, एला गांधी। ठीक है, अब देखिए हत्या का तारीख थोड़ा सा अभी देख लिया जाए। हत्या का तारीख 30 जनवरी 1948 में इनका क्या हुआ था, बिरला हाउस में, इनका बिरला हाउस नई दिल्ली की तरफ क्या हुआ था, इनका मतलब मार दी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं लोग। देखिए दक्षिण अफ्रीका से, अब यहाँ से स्टार्ट है। दक्षिण अफ्रीका से 1900, अब ऊपर बता दिए हैं, 1915 से लौटने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की। अब सत्याग्रह क्या था जानते हैं लोग? सत्याग्रह, तो सत्याग्रह मतलब भी अगर आपको कोई पीटे ना तो आप भी आराम से मुंह पे चाटा खा लीजिए। ठीक है, कुछ रिप्लाई मत दीजिए, न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ पे फॉलो मत करिए। ठीक है, इनका कहना था कि सत्याग्रह का अर्थ मतलब औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया जन आंदोलन था, जन आंदोलन का तरीका था, एक नया तरीका था। अब देखिए सत्याग्रह का तो आगे हम बताए हैं क्या है कैसा है, लेकिन देखिए उपनिवेश, उपनिवेश क्या, तो उपनिवेश मतलब जैसे कि हम लोग भारतीय जो थे लोग तो ब्रिटिश के उपनिवेशी थे ना, गुलामी थे ना, वही था। तो जो हमें गुलाम बनाया है उनसे लड़ने का एक नया जन आंदोलन था, मतलब इसमें सभी लोग मिल बांट के क्या करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। अब सत्याग्रह का अर्थ देखिए, सत्य का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है। मतलब इनका कहना था कि एक जो सत्याग्रही होता है ना, वो बिना मार पीट के ही क्या कर सकता है, तो जीत सकता है। मतलब कोई पीट रहा है तो पीटो, ले पीट मेरे को खूब, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, गांधी जी का ये कहना था। ठीक है, तो ये सब के बीच में ही जब तक क्या हुआ, तो 1917 में बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी द्वारा क्या किया गया, तो तीनकठिया कानून के लिए आवाज़ उठाया गया। तो पहला अगर देखा जाए तो यही सत्याग्रह था उनका। इनमें क्या हुआ कि उनको सक्सेसफुल भी हुए, इसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो हम यहाँ पे लिख दिए, तीनकठिया कानून ये था ना बाबू कि अगर आपको 20 कट्ठा ज़मीन है, आपका 20 कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना पड़ेगा, प्यार से करो चाहे ज़बरदस्ती करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 कट्ठा खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रियासत किसानों पर नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती लागू 3 तरीके से में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका क्या है, कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। 3 कट्ठा खेती में प्रति बीघा मतलब 20 कट्ठा जोत में से 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करनी अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी, हाँ ये याद रखिएगा लोग, राजकुमार शुक्ल ने ही इनको क्या कहता है, इनवाइट किया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी के आगमन और अंग्रेज अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत और राजेंद्र प्रसाद का भी काफ़ी योगदान था। गांधी जी के साथ साथ इस आंदोलन में JB कृष्ण पालनी, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह प्रसाद सिन्हा का सहयोग रहा था। मतलब 1.5 कट्ठिया जो कानून था जो बिहार के चंपारण जिला में है, चंपारण जिले का, तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना क्या किया था, सत्याग्रह फुल एंड फाइनल सक्सेसफुल किए थे, बिना किसी से लड़े, बात विचार से ही क्या हुआ था इनका, तो इनका यहाँ पे बात सिक्का चल गया था गांधी जी का। फिर देखा जाए तो अगला इन्होंने क्या, तो 1980 में क्या लगा, गुजरात के खेड़ा जिले में यहाँ पे क्या चलता था बाबू, तो यहाँ पर एक झगड़ा का था राजस्व संहिता। राजस्व संहिता जानते हो क्या कहता था कि अगर मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, अगर मैं खेती किया हूँ उसमें से अगर मेरा 1/4 भाग से अगर मेरा फसल कम आया तो मुझे किसी को भी कर देने की आवश्यकता नहीं था। सरकार का भी कहना था कि हाँ हम कर माफ़ कर देंगे, लेकिन उस समय का दुष्ट ब्रिटिश सरकार ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती क्या करता था, टैक्स ले ही रहा था। इसी से तंग आकर वहाँ के गुजरात के जो खेड़ा जिले में सत्याग्रह हुआ था। अब देखो हुआ क्या है, अब देखो राज संहिता के अनुसार कुल उत्पादन का 1/4 भाग से कम हो तो राजस्व कर देना होता है, पर सरकार ऐसी राजस्व कर देना होता है, नहीं देना होता है बाबू। यहाँ पे राजस्व कम अगर हो तो आपको कर नहीं देना होता है, कर
कर नहीं देना होता, पर सरकार ऐसी नहीं कर रही थी। वो किसानों से कर वसूलती रही है, जिससे तंग आकर किसानों ने कर्ज माफ़ करने की आवाज़ उठाई। याद रखिए, कर्ज माफ़ी इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस गुजरात के खेड़ा जिले में जो ये जन आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, इसे कर्ज ना देने का भी मतलब बोला, कर्ज ना माफ़ी का भी नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, विरोध व कर माफ की मांग सबसे पहले कापड़दल तालुका के स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या ने किया था। अब याद रखिएगा, सबसे पहले गुजरात खेड़ा के किसानों के पक्ष में सबसे पहले आवाज़ कौन उठाया था? तो कापड़दल तालुका के स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या ने क्या किया था? इनका आवाज़ उठाया था कि हाँ भाई, हम लोग नहीं देंगे टैक्स। उस समय गुजरात सभा का अध्यक्ष गांधी जी, अब देखो यहाँ पर एक और काम बहुत अच्छा हुआ था कि उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष जो महात्मा गांधी जी थे, वो भी सपोर्ट में आए। गांधी जी 22 मार्च 1980 में नेतृत्व किया। मतलब गांधी जी बोले कि हटो लोग, तो हम आए हैं अफ्रीका से, ठीक, और वहाँ पे हम सत्याग्रह किए हैं और सक्सेसफुल लिए हैं। वहाँ पे काले गोरों का भेद हमने ख़त्म करके यहाँ पे आया हूँ, तो ये तो फिर अपना ही देश है, हटो हम इसका मोर्चा संभालते हैं। वो आए। अब 22 मार्च 1980 नेतृत्व में उन्होंने नेतृत्व किया, अपने हाथ में कमांड लिया। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, क्या इंदुलाल याचिका, विठल भाई पटेल इत्यादि सदस्य बने और उनका सहयोग दिए। और यह भी क्या हुआ, यहाँ पर भी ये सक्सेसफुल हुआ। यह भी क्या हुआ, सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा में भी सक्सेसफुल हुआ। आगे आइए, हम इसको याद रखिए, जो छोटा से लिखे हैं ना, कहे कि आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा ना। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी द्वारा जब अफ्रीका से आए यहाँ पर, तो 3 गो जो सत्याग्रह चलाया गया था वही ये सब है। तो उसके नीचे का ये जो छोटा छोटा में लिखे हैं ना, मतलब है कि आप देख लीजिएगा तो कोई ख़राब नहीं है, इम्पोर्टेंट ये भी है। 10वीं वाले तो बस खाली ऊपर वाला पढ़िएगा लोग, कंपटीशन में बच्चा लोग आप तो ये सब पढ़ना है आप लोग को। अब देखिए, 1918 अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, एक बीमारी फैला हुआ था। चलिए, इस आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण नेतृत्व करते थे, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी और अनुसुईया बेन, अम्बावाला साराभाई। और यह आंदोलन 15 मार्च 1918 को गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ था, ये पहला। अब देखिए, सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूर ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यह अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल अनशन करने का फैसला किया। अब समझ लो, अनशन मतलब कि जब तक मरे नहीं, जब तक ये क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वो बोले थे, करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल के मालिक ने 20% भत्ता देने को राजी हो गया। मतलब कि मान लीजिए ना कि जैसे इनको जो चीज़ फसल खराब बड़ा हुआ था कपास उपास के, तो वो बोले कि हम छूट नहीं देंगे। वो बोले, जब ये महात्मा गांधी जब आए यहाँ पर, तो यहाँ के मतलब थोड़ा सा अंग्रेज लोग तो वैसे भी इनसे डर गया था, कहे कि 2 आए आदमी। अब समझो कि 1 आदमी साउथ अफ्रीका से आया और 2 सक्सेसफुल मतलब सत्याग्रह भी किया बिना मार धार के, लेकिन इससे थोड़ा सा उनसे प्रभावित हुए थे लोग ब्रिटिश, तो उन्होंने 20% भत्ता देने की राजी हो गए। गांधी जी के समर्थन ने मजदूरों से उत्साह बढ़ाया गया और जन आंदोलन अधिक सक्रिय हो गया। मतलब बोला कि नहीं, 20% कुछ नहीं होगा। यह आंदोलन गांधी जी का पहला सफल आमरण अनशन आंदोलन रहा था, मतलब कि आमरण, जब तक मरे नहीं। अब 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद का टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखो क्या हुआ था, इन भैया को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने दो। स्थापना की। और वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। अब याद रखिएगा, वहाँ पर ना एक बीमारी फैलता था, क्या, तो प्लेग नामक बीमारी फैलता था, तो वहाँ पर ना प्लेग बोनस दिया जाता था। लेकिन सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिससे मिल मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसा हड़ताल पर चले जाने पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग पर रहे। मतलब वो तालमेल करने के बाद वो 35% पे क्या हुआ था, बात पक्का हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं लोग। अब ये याद रखिए, ये सब चल ही रहा था, मतलब समझ रहे हैं लोग गांधी जी के मतलब ना। अब गांधी जी भाई यहाँ के एगो क्या कहें आप लोग से, मतलब कुछ अब समझ लीजिए कि साउथ अफ्रीका से क्या हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से आए, आते आते 3 गो छक्का मार दिए
अब ये देखते हुए ना यहाँ के जो ब्रिटिश सरकार थी तो इनसे डर गया। अब ये सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक रॉयल एक्ट पारित कर दिया, ठीक है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जानते हैं लोग, यही मतलब आई मीन इसी का कारण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अब रॉयल एक्ट में क्या हुआ था, तो देखिए अंग्रेज सरकार ने फरवरी 1919 में एक कानून पास किया जिसका नाम रॉयल एक्ट था। इस कानून में पता क्या होता था, आइए देख लिया जाए क्या होता था। देखिए भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने, मतलब कि है जो, अब आप लोग जानते हैं लोग कि महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे, तो सत्याग्रह एक आदमी से तो होगा नहीं, तो उनका सत्याग्रह था ही जन आंदोलन, मतलब कि सभी कोई मिल बांट के क्या करे, हर एक जाति सांप्रदायिकता जितने लोग थे यहाँ पर, हर एक जाति के लोग मिल बांट के क्या करे, उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन मारपीट नहीं, केवल प्यार से, ठीक है। तो ये सब देखते हुए वहाँ के जो ब्रिटिश सरकार थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोले कि अच्छा बउआ तुम मिलजुल के रहोगे, हम तुमको एकजुट होने ही नहीं देंगे, तो तुम लोग बात कर कैसे लोगे। मतलब कुल मिला के ये नहीं चाहते थे लोग कि जो भी क्रांतिकारी थे लोग, जो सत्याग्रही थे लोग, उनको एक साथ रखा जाए, ठीक है। इसी को देखते देखते ये क्या है, ये रॉयल एक्ट 1919 में पारित किया, बनाया गया। अब आइए इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। अब देखिए वही भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश सिडनी रॉयल एक्ट ने इस कानून को पारित कर दिया, ठीक है। और ये सिडनी न्यायाधीश क्या था, तो ये कानून बनाया जाता था, यहीं से क्या होता था, ये बाहर देश से जो कानून को बनाते थे, ठीक है, और लागू होता था हमारे भारत देश में। इस अधिनियम से सरकार कौन था, ब्रिटिश, यहाँ पर जितने भी ऊपर है लोग सब ब्रिटिश सरकार है लोग, ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब रॉयल एक्ट में था ना कि अगर जिसी पे भी संदेह था उसको आराम से गर्दन में हाथ पकड़ के जेल में 2 साल के लिए रख देगा, बिना किसी मतलब के, या वो कुछ हो, चाहे वो कुछ काम किया हो चाहे नहीं किया, बस शक के आधार पर उनको क्या किया जाता, जेल में ठूंस दिया जाता था। अब ये बात जैसे पता चला महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया और अहिंसा ढंग से इस कानून को बंद करना चाहते थे। अहिंसा मतलब ये वही चाहते थे बिना लड़ाई उड़ाई के, मतलब प्यार मोहब्बत से, एक ग्वाल पे मार लो तो वो इधर से तुम फिर मार लो, लेकिन हम नहीं मारेंगे, ये चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उबल गया था आदमी कि अब तो दिक्कत होने लगा था। तो गांधी जी का भाई मानना था कि देखो मारपीट में कुछ नहीं रखा है, और वो इस कानून को ना 6 अप्रैल को रॉयल एक्ट का सत्याग्रह आरंभ किया जाना था। वो सोचे थे हम लोग 6 अप्रैल से क्या करेंगे, इस कानून को मतलब इस कानून के बारे में हम लोग मतलब सत्याग्रह को स्टार्ट कर देंगे, इसका विरोध करेंगे लोग 6 अप्रैल से। अब यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं बिना लड़ाई झगड़े के। अब देखो क्या हुआ बाबू, इससे अंग्रेजों ने अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। अब मान लो कि आपके बहुत सारे नेता को ही हम अगर हिरासत में ले लेंगे तो आप लोग तो ग्रुप ही नहीं बनाइएगा लोग, जब यूनिटी ही नहीं रहेगा तो आप क्या एक आदमी क्या कर लीजिएगा लोग। तो वही चाहते थे लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो वही चाहता था लोग कि हम गांधी जी के साथ किसी को रहने ही नहीं देंगे, तो ये जन आंदोलन करेंगे कैसे, अब मेन आदमियों को ही उठा लेंगे हम, तो ये क्या कर लेंगे अकेले। इसके लिए उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, इससे अंग्रेज ने अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। मतलब हमारे ये नौजवान भाई को, गांधी जी को बोला क्या गया कि दिल्ली में आपको प्रवेश निषेध है, इनको दिल्ली में आने भी नहीं दिया गया, ठीक है। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी। मतलब अब आइए यहाँ से थोड़ा सा बहुत दिमाग खराब होने लग रहा है। अब देखिए 6 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांति जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद क्या किए, तो इन्होंने भी तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। जैसे इन्होंने क्या किया, तो डाक खाना और रेलवे स्टेशन पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। इससे अब देखिए इसी पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दी। अब मार्शल लॉ जानते हैं कौन ले लिया था, तो मार्शल लॉ हमारे ये कौन थे, ये जनरल डायर, वो जानते हो बहुत खूंखार एकदम कुत्ता इंसान था वो, ठीक है। जनरल डायर अपने हाथ में कमांड ले लिए थे। आइए पहले देख लीजिए मार्शल लॉ था क्या। तो मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर
को सरकार का मुखिया बना दिया गया। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, भारत में उस समय मार्शल लॉ की कमान जनरल डायर ने संभाल लिया, या उसे इस ओंदे पर, इस पद पे बैठा दिया कि ले बउआ संभाल ले, अब मार भारतीय लोगों को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था बाबू, ये बबुआवा तो ले लिया, लेकिन हमारे प्यारे लोगों को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। भाई हमारे लोगों को पूछ के या फिर मार्शल लॉ बनाओगे तब ना हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ हो चुका है, रॉयल एक्ट हो गया, मार्शल लॉ हो गया है, तो हम लोग एक साथ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता था। तो ये होते ही आया क्या, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड में वहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, वहाँ पे बैसाखी के पर्व मेले के लिए एकत्रित हुए थे लोग। और इसलिए भी एकत्रित हुए थे लोग कि ये जो रॉयल एक्ट पास हुआ था इसके विरोध में भी बातचीत करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे लोग, ठीक है। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग के मैदान में भी भारी भीड़ बैसाखी के मेले के लिए एकत्रित हुई थी, ठीक है। वहाँ पे मेले के लिए क्या करे थे लोग, एकत्रित हुए थे लोग। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पे पहुंचे और बाहर निकलने के रास्ते पर ही बंद कर दिया। इसके बाद जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाना आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। खबर फैलने के साथ ही उत्तर भारत में हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इसका जवाब क्रूरता से साथ दिया। मतलब कि जैसे लोग काम कर रहा था वैसे सरकार भी क्या करी थी, उन लोगों को गोली मारी थी, पकड़ के जेल में डाल रही थी, ये सब चीज़ हो रहा था। अब देखो यह आंदोलन, अब ये याद रखिएगा बाबू है चीज़, ये आंदोलन इतना आदमी मरा, सैकड़ों आदमी मर गए, लेकिन ये आंदोलन जो था ना केवल कहाँ था, तो शहरों और कस्बों तक ही क्या था, कुछ गाँवों तक ही सीमित था। ये आंदोलन भले ही बहुत आंदोलन था, लेकिन यह केवल शहरों और गाँव में भी सीमित था। तो महात्मा गांधी चाहते थे ना कि ये काहे हम ही खाली लड़े, लोग कुछ जगह ही के लोग करें, ऐसा हम क्या चीज़ करें कि हमारे देश में जो ये 8 प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब लोग भी मिल के लड़े। कहे कि हमारा देश आज़ाद होगा तो सब भी तो है, यहाँ पर सबका देश है तो सबको मिलजुल के लड़े। तो ये सोच रहे थे महात्मा गांधी, सोच रहे थे अब हम क्या करें कि इन लोग में भी हम ऐसा कुछ कर दें कि ये लोग भी हमारे तरफ से लड़े, कि सब कोई लड़े, जितना भी छोटे छोटे से लेकर बड़ा बड़ा गाँव सभी लोग। तो इसी बीच क्या हुआ था बाबू, इसी बीच खिलाफत आंदोलन सामने आया। अब खिलाफत आंदोलन पता है क्या था, तो खिलाफत आंदोलन बताते हैं। खिलाफत आंदोलन जानने के लिए थोड़ा सा आइए देख लेते हैं लोग। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। प्रथम अगर विश्व युद्ध हम बताए थे ना ऊपर आप लोग को, तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ना उसमें तुर्की की हार हो गई है। तुर्की की क्या हुई थी, हार हो गई थी। और अफवाह फैली थी ना कि इसमें इस्लाम के आध्यात्मिक गुरु खलीफा एवं वहाँ के राजा भी थे। याद रखिएगा लोग बाबू, जो ये थे ना ऑटोमन तुर्की के जो हार जो हुई थी, तो वहाँ पे जो आध्यात्मिक गुरु थे ना खलीफा बताते हैं खलीफा क्या होता है, और वहाँ के राजा दोनों थे। वहाँ के जो राजा एक तो मतलब प्रेसिडेंट भी, मतलब कि एगो धर्म गुरु भी थे, और वहाँ के राजा भी थे ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत बड़ा शक्ति संधि थोपी गई जाएगी एवं इनके पद से हटा दिया जाएगा। तो अफवाह ये फैला दी गई नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ कि विद्रोहियों ने क्या किया है, वहाँ के लोगों के राजा के ये जो धार्मिक गुरु थे, अब देखिए पहले ही सीख लीजिए। खलीफा जो मुस्लिम धर्म में ना बाबू जो बड़े गुरु होते हैं उन्हीं को खलीफा कहा जाता है। जो ज़्यादा जानकारी होते हैं, जो सबसे ऊंचे लेवल के जो गुरु होते हैं, जानकारी होते हैं, वही क्या होते हैं, खलीफा कहलाते हैं मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो वो खलीफा भी थे और राजा भी थे। तो उन्होंने किसी ने बता दिया कि ऑटोमन सम्राट पर बहुत बड़ा सख्त शांति संधि थोपी गई है, इनसे उनके पद से हटा दिया गया, उनका पद छीन लिया गया। अब ये बात जैसे ही पता चला ना बाबू, ये बात जैसे ही पता चला तो भारतीय मुस्लिम लोग को दिमाग में टेंशन आने लगा कि जा ये तो दिक्कत हो गया, ये कैसे। तो इन्हीं लोग क्या है खलीफा की, अब देखिए इन्हीं लोगों ने क्या किया, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों के सहयोग के लिए मार्च 1919 मुंबई में एक खिलाफत समिति बनाई। क्या है, तो सपोर्ट करने के लिए खिलाफत समिति बनाई, जिसका पहल मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुआ ने की थी। सबसे पहले बाबू याद रखिएगा लोग, खलीफा के तत्कालीन शक्तियों के सहयोग देने के लिए जो है खिलाफत समिति सबसे पहले कौन भाई ने बंधुओं ने बनाया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने
बाद में और भी नेता आने लगे थे, मुस्लिम के और भी नेता इसमें शामिल हुए कि हाँ भाई ये बात तो हम लोग को मिलजुल के चलना चाहिए। मतलब बहुत सारा चीज़ हो रहा था अपने देश में। अब देखो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों बंधु आ गए। अब ये जो चीज़ हुआ था ना, ये क्या है, खिलाफत आंदोलन। अब इसमें गांधी जी का एक दिमाग आया कि क्यों नहीं हम खिलाफत आंदोलन से हम मुस्लिम लोग को अपने साथ कर ले, और हम लोग तो अपने साथ हैं ही, और दोनों आदमी मिल के जब लड़ेंगे लोग तो यहाँ से क्या करेंगे लोग, आराम से अंग्रेज को विदाई कर देंगे लोग। ठीक है, तब यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शामिल कर दिया। असहयोग आंदोलन जानते हो क्या था, आगे हम वैसे लिखवाए हैं। असहयोग आंदोलन कहने का मतलब कि बाबू हम लोग जितने आदमी अंग्रेजों का सहयोग करते थे, अंग्रेजों के टुकड़े पे पल रहे थे लोग, उनको हम टुकड़ा को उन्हीं को दे देंगे। जैसे सपोज मुझे अंग्रेजों के द्वारा अगर मैं सैनिक में शामिल हुआ तो हम उस सैनिक बनेंगे ही नहीं, हम उनको वापस कर देंगे, बोलेंगे कि ना हमें नहीं चाहिए। और जितना भी विदेशी चीज़ था हम उसका सबका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और गांधी जी एक स्वराज 1909 में एक स्वराज, हिंद स्वराज का एक किताब भी लिखी थी, हम आगे इसमें लिखवाए हैं आप लोग को। उसमें बोले थे ना, गांधी जी बताए थे कि आज हम गुलाम क्यों हैं, काहे कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं लोग ने इनको बसाया था, उन्हीं लोग का सपोर्ट है कि आज भारत में ब्रिटिश शासन है। अगर हम उन लोग का ये सब चीज़, उन लोग का हम शासन को अगर रोकना चाहते हैं तो विदेशी सामानों को बहिष्कार होना चाहिए, और उनके द्वारा जो भी हमको पद दिया गया है, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, वो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे उनको लगे कि हाँ अब हमारा यहाँ पे दाल नहीं गलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे गांधी जी क्या किए, खिलाफत आंदोलन में ही गांधी जी असहयोग आंदोलन में भी शामिल कर दिए, ताकि यह आंदोलन इतना बड़ा हो सके कि गांव, कुस्बे, कनुआ सब जगह में सभी कोई मिलजुल के लड़े। काहे कि देश जब अपना है तो सभी लोग को ही मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। तब आइए अब हुआ क्या, उस समय तो कांग्रेस, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थ और स्वराज के लिए चाहिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करा जाना चाहिए। गांधी जी बोले भाई हमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग के लिए स्वराज स्थापित करना होगा। अब असहयोग, आइए अब यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं असहयोग ही क्यों। असहयोग, अब यहाँ पे जानते हैं ना कि भारत में कुछ भी करिएगा ना तो सबसे पहले आपको तो विपक्ष वाले को मुंह चुप करवाना पड़ता है कि भाई देख ऐसा ऐसा बात है, इस चीज़ का मुझे दे सपोर्ट कर तो हम बहुत कुछ कर लेंगे लोग। लेकिन ऐसा देखिए क्या हुआ था यहाँ पे गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। ठीक है, स्वराज 1909 में गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों का ही देन है। अब देखो यहाँ दिन नहीं, देन है, और उन्हीं के कारण आज वह लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं। हम ऊपर बताए हैं आप लोगों को। अब देखिए उन्हीं लोग के कारण यहाँ पे शासन कर रहे हैं। अगर भारत के लोग उनका सहयोग ना लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन कमजोर हो जाएगी और अपना स्वराज स्थापित हो जाएगा। मतलब उनका बोरिया बिस्तर उठा देंगे लोग और निकल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी पद दिया गया है उनको लौटा देना चाहिए और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए। गांधी जी हमेशा से ही विदेशी वस्तु का सराह नहीं करते थे, ये भी याद रखिएगा लोग। अब देखिए परंतु कांग्रेस नवंबर 1920 में हो रहे विधायिका परिषद के चुनाव का बहिष्कार करने से कतरा रही थी। अब ये देखो, अब ये कांग्रेस जो नवंबर 1920 में जो हो रहे विधायक परिषद के चुनावों का बहिष्कार करने से कतरा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये कानून लागू हो, हम लोग ये सब बहिष्कार करें, हटाए, पर गांधी जी तो अड़े रहे। तो ये देखिए हुआ कब, तो ये हुआ कोलकाता में अधिवेशन में नहीं होता, पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कार्यक्रम एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दिया गया कि हाँ भाई चलो चलते हैं लोग, हम हटाते हैं लोग। ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, अब हम चलते हैं लोग, असहयोग आंदोलन किया जाए। और असहयोग में ही कौन क्या था बाबू, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ना बाबू और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं लोग। ठीक है, अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। ठीक है बाबू, तो कृपया करके बाबू भाई इतना मेहनत से ये सब जो क्वेश्चन बनाया गया है तो उन भाइयों लोग को भी ज़रूर सेंड कर दीजिएगा लोग उनके पास जो
कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।